हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीएनएल का जो पेपर हुआ था जेईएन मैकेनिकल का 4 सितंबर को। उसमें जो टेक्निकल सेक्शन था मैकेनिकल का, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसका पार्ट 1 है ये, जिसमें हम 20 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। इससे पहले मैंने जेईएन मैकेनिकल के लिए एक कट ऑफ एनालिसिस का वीडियो बनाया था पेपर के लेवल को देखते हुए और जो भी क्वेश्चंस मुझे मिले थे उसके हिसाब से। तो अगर जिन भी लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप वीडियो आराम से देख सकते हैं। और जो भी लोग नए हैं इस चैनल पर, तो वो जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, इफ़ेक्टिव डायमीटर फाइंड आउट करना था एक मीट्रिक स्क्रू थ्रेड के थ्रू, जिसकी पिच दे रखी थी 2 mm की, बेस्ट वायर मेथड या 3 वायर मेथड जो बोलते हैं अपन, उसके थ्रू। तो 3 वायर मेथड के लिए जब भी अपन देखते हैं, इफ़ेक्टिव डायमीटर बोल दो या आपका बेस्ट वायर जो भी होगा, जो कि मतलब आपकी जो भी थ्रेड्स होती हैं उसके मतलब पिच डायमीटर को टच करता है, वो बेस्ट वायर होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला आता है आपका इफ़ेक्टिव डायमीटर का, वो फॉर्मूला आता है P/2 sec α/2। ठीक है, ये आपका टोटल एंगल का हाफ होता है। मतलब जैसे ये थ्रेड के बीच का पार्ट है, तो ये वाला जो आपका एंगल है इसका हाफ। ठीक है, और P आपकी पिच होती है, तो P दे रखा है आपको 2 इंटू सेक अल्फ़ा 60 डिग्री होता है जनरली, ना भी दिया हो तो बढ़िया है, जो भी दिया होगा उसके हिसाब से अपन देखेंगे। अल्फ़ा 60 डिग्री होता है 3 वायर मेथड में, तो 60 डिग्री बाई 2 तो 30 डिग्री। ठीक है, बाई 2 इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.154 mm आ जाएगा। तो हो सकता है आपके पेपर में 2 mm की जगह कुछ और दे रखा हो। ठीक है, मुझे जो डाटा मिला था उसके हिसाब से मैंने आंसर निकाल दिया। तो जनरली जो भी 60 डिग्री के लिए है, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं इसको कि इस वैल्यू को याद रखते हैं कि P के अलावा जो भी बाकी वैल्यू है sec 30/2, ये sec 30/2 ये क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.577 इंटू P। इस तरह से याद रखते हैं, इससे P की जो भी वैल्यू वो रखते ही आपका आंसर आपको मिल जाए, कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़े। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पावर प्लांट से रिलेटेड था, जो अब आपका रैनकाइन साइकिल होता है। तो ऐसा क्वेश्चन इसरो में पूछा गया था 2020 के पेपर में। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा डेटा चेंज था इसका। वाटर दे रखा है स्पेसिफिक हीट के साथ, CP 4 दे रखा है। बॉयलर में आप फीडिंग कर रहे हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दे रखी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉयलर में 2400 किलो जूल पर kg। तो आपको क्या करना है, और स्टीम कमिंग फ्रॉम द बॉयलर इज़ 0.8 ड्राई, मतलब कि आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन x की वैल्यू दे रखी है 0.8। ठीक है, आपको पूछा है द नेट हीट सप्लाइड इन द बॉयलर इज़, और किलो जूल पर kg में। तो मतलब आपको मास फ्लो रेट या ऐसा कुछ नहीं दिया है, आपको किलो जूल पर kg में आपको नेट हीट कितनी सप्लाई हुई बॉयलर को, वो चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, तो रैनकाइन साइकिल अपन अगर TS डायग्राम में देखें तो इस तरह से होता है कुछ। अगर यहाँ से अपन फीडिंग करते हैं पंप के थ्रू, तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, अगर मैं बनाऊँ इसको 1 2 3 4 इस तरह से मार्किंग दो, तो 2 से 3 आपका बॉयलर का पार्ट है, जो कि कांस्टेंट प्रोसेस पे हीट एडिशन हो रहा है। तो आपको बोल रखा है जो HFG है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वो जो ये बीच वाला पार्ट है, लेटेंट हीट वाला पार्ट, ये 2400 किलो जूल पर kg दिया है। और फीडिंग करिए आपको जो पंप के थ्रू, वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब ये 2 पॉइंट का टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब जब अपन 40 डिग्री पे ऐड करेंगे, तो पहले तो वो क्या करेगा, लेटेंट हीट पे आने से पहले, मतलब लेटेंट हीट प्रोसेस हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, लेटेंट हीट प्रोसेस पे आने से पहले वो 100 डिग्री तक उस पानी को गर्म करना पड़ेगा, तब वो अपना उसके बाद में फेज चेंज करने लायक बनेगा। ठीक है, लेटेंट हीट कब काम आती है, जब आपके फेज चेंज की कंडीशन आए। तो 40 डिग्री से पहले 100 डिग्री तक पहुंचाएंगे उसको। ये चीज़ लोग मिस कर देते हैं।
डायरेक्ट क्या कर देते हैं, XHFG लगा के आंसर निकाल देते हैं। वो नहीं करना है आपको। क्या करना है, पहले 40 डिग्री से 100 डिग्री तक लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे 100 डिग्री नहीं दिया गया है कि हाँ आप 100 डिग्री तक दिए हुए हैं, तो मतलब ये आपको पता होना चाहिए। कई बार आपको दे देंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन 100 डिग्री वाली चीज़ छुपा ली तो इससे क्या हो गया, आपने तुरंत XHFG करके क्या कर दोगे, आप आंसर निकाल दोगे, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, 40 डिग्री से पहले 100 डिग्री तक पहुँचेंगे, तो वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर तक पहुँचा, फिर 100 डिग्री वाटर से आपको 100 डिग्री स्टीम या जितना भी टेम्परेचर आपको सुपर हीटेड करनी है या सेचुरेटेड स्टीम रखनी है उस तक पहुँचाना है। अब यहाँ तो ड्राई इंस्ट्रक्शन दे रखा है तो वेट स्टीम की कंडीशन में है। तो पहले क्या किया है, CP डेल्टा T लगाएंगे हम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में CP डेल्टा T 100 माइनस 40, CP आपको 4 दे रखा है, तो 4 इंटू 100 माइनस 40 ये हो गया, प्लस जो आपका लेटेंट हीट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है कि आपको ड्राइनेस मतलब जो आपकी एक्चुअल स्टीम है उसमें वो कितना है, 0.8 है, ठीक है। अब 0.8 इंटू आपकी जो भी लेटेंट हीट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका बीच वाला पार्ट, प्लस ये वाला जहाँ पे इतनी हीट दी आपने, तो ये प्लस ये इस तरह से। तो अगर इसको डायग्राम पे शो करें तो ऐसा कुछ होगा, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर ऐसा कुछ हो गया, मतलब 0.8 रहा उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो इस तरह से इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपना 2160 किलो जूल पर केजी आपकी बॉयलर को सप्लाई करनी पड़ेगी इतनी हीट, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड पूछा गया था। तो जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है उसमें क्या होता है, अपना जो एक्चुअल जो मटेरियल है, जो टेस्टिंग मटेरियल या जिसके थ्रू भी अपन स्पेसिमेन को चेक कर रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। जो एक्चुअल मटेरियल है उसमें कोई उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आना चाहिए और वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये तरीका रहता है। तो लिक्विड पेनिट्रेटिंग टेस्ट, इसमें लिक्विड डाल देते हैं, तो पेनिट्रेट करके अंदर की जो माइक्रो स्ट्रक्चर है अपन अपने जो भी लेंस वगैरह उससे देख सकते हैं कि हाँ भाई कहाँ पे क्या डिफेक्ट है, वो अपने को पकड़ में आ जाता है। फिर दूसरा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, जो भी मैग्नेटिक स्पेसिमेन रहता है तो उसकी जो भी उसमें जो भी डिफेक्ट है तो अपन मैग्नेट लगा के इस तरह से चेक कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू अल्ट्रासोनिक टेस्ट हो जाएगा, एडी करंट टेस्ट हो जाएगा। ऐसे विजुअल टेस्ट जो भी अपने को नेक्ड आइज को दिख रहा है, हमारे को खुली आंखों से जो भी दिख पा रहा है वो विजुअल टेस्ट के थ्रू नहीं पकड़ में आ रहा है, बाकी मेथड उसी चीज़ के काम में आते हैं। फिर रेडियोग्राफी टेस्ट, कि आपने रेडियोग्राफी करा ली और उसमें आप मटेरियल की फिर आप देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी जो भी आपको ऑप्शन में मिला होगा वो आपका आंसर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं नेक्स्ट। विच इज़ ए वेल्डिंग डिफेक्ट फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। तो वेल्डिंग डिफेक्ट मतलब 3-4 ऑप्शंस, जो भी 5 ऑप्शंस दे रखे थे उसमें एक वेल्ड स्पैटर भी था। तो वेल्ड स्पैटर कब होता है, जैसे कि आपने मोल्टन मेटल डाला, उसमें जो भी वेल्डिंग कर रहे हैं आप, दो पार्ट्स को आप जोड़ने के काम में कर रहे हैं, फिर उसके बाद में जब भी आपने मोल्टन मेटल डाला तो स्प्लैश होता है लिक्विड मेटल। तो वहाँ पे क्या होता है कि ऐसे ऐसे स्प्लैश होके जब ठंडा होता है, तो जब ये जो पार्टिकल लिक्विड मेटल के हैं वो गिरे हैं, वो सॉलिडिफाई होते हैं, तो सरफेस पे रफ सरफेस क्रिएट कर देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वेल्ड स्पैटर कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वेल्ड स्पैटर जो रफ सरफेस क्रिएट हो जाती है उसको हम फिर क्या है मशीनिंग से हटाना पड़ता है, तो ये वेल्डिंग डिफेक्ट होता है, वेल्ड स्पैटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 या तो इस तरह से था कि व्हाट इज़ राइजर, मतलब उसका फंक्शन क्या है, या क्वेश्चन इस तरह से था विच पार्ट ऑफ गेटिंग सिस्टम यूज टू बैक फ्लो द मोल्टन मेटल टू कंपनसेट द श्रिंकेज। मेरे को सेकंड वाला पार्ट थोड़ा ठीक लग रहा है, इसी तरह से कुछ पूछा होगा कि ऐसा गेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो कि बैक फ्लो करता है मोल्टन मेटल को, जिससे कि श्रिंकेज को कंपनसेट कर सके। तो वो चीज़ क्या होती है, राइजर होता है हमारा। जो 5 ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें से राइजर करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली जो राइजर का फंक्शन क्या होता है कि जो भी लिक्विड श्रिंकेज होता है कास्टिंग में या जब भी मोल्ड कैविटी में अपन मोल्टन मेटल डाल रहे होते हैं, तो वो जो लिक्विड श्रिंकेज आता है, मतलब जब सॉलिडिफाई होगा तो ठंडा होगा, तब सॉलिडिफाई होगा, तब क्या होगा, श्रिंकेज श्रिंक करेगी बॉडी। तो वो जो श्रिंकेज के दौरान जो आपका कमी हो जाती है आपकी मोल्टन मेटल की, वो कंपनसेट कौन करता है, आपका राइजर। या दूसरा काम क्या आता है कि जब भी हमें ऊपर से देखना हो, राइजर में
थ्रू होल होता है, जैसे एक सिलेंड्रिकल पार्ट की तरह बना हुआ होता है, तो उसमें देख सकते हैं अपन कि कास्टिंग पूरी तरह से फिल हो गई है या नहीं हो गई है, या एक्स्ट्रा मोल्टन मेटल की कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे को। ठीक है, तो इस तरह से राइजर का फंक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था वर्टिकल सेक्शन ऑफ गेटिंग सिस्टम विच इज़ यूज टू फ्लो मोल्टन मेटल फ्रॉम पोरिंग बेसिन वाया रनर टू गेट। तो जैसे ये पोरिंग बेसिन है, यहाँ से पोरिंग बेसिन पे अपन मोल्टन मेटल यहाँ पे भरते हैं, इसके थ्रू एक बार दोबारा बना देता हूँ, थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी नहीं, इस तरह से ये हमारी मोल्ड केविटी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पोरिंग बेसिन पे अपन ने मोल्टन मेटल डाला, मोल्टन मेटल को यहाँ से फिर ट्रेवल करता हुआ हम फिर रनर के थ्रू, फिर गेट के थ्रू हमारी जो भी मोल्ड केविटी में पहुँच गए। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, ये पूछा है, तो उसको स्प्रू बोलते हैं। जैसे ये पोरिंग बेसिन है, ये स्प्रू है, स्प्रू के बाद में ये आपका सिरेमिक फिल्टर और वो स्प्रू बेस वेल से होता हुआ आपका रनर के थ्रू होता हुआ आपका पहुंच जाता है कहाँ पे, गेट से अपना मोल्ड कैविटी में। तो ये आपका गेटिंग सिस्टम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्प्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 था कि अल्फा और डेल्टा आयरन का आपको स्ट्रक्चर बताना है। तो ये मैंने जो पार्ट 1 to 6 बताए थे आपको, एईएन जो मैकेनिकल का 2018 पेपर का सॉल्यूशन मैंने करवाया था, उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। अल्फा डेल्टा आयरन का पूछ लिया आपको, तो बीसीसी से रिलेटेड है, तो वो पार्ट में आप देख सकते हो, किसी न किसी पार्ट में मैंने ये चीज़ डिस्कस करी है अल्फा और डेल्टा आयरन की। ठीक है, तो अल्फा आयरन और डेल्टा आयरन की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, बीसीसी, यानी कि जो भी आपके एटम्स है वो उसके जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसके कोनों पे हैं, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक हो गई। गामा आपकी एफसीसी होती है, और आपका जो Fe3C सीमेंटाइट होता है वो क्या होता है आपका ऑर्थोरोम्बिक होता है। ठीक है, मार्टेनसाइट बॉडी सेंट्रर्ड टेट्रागोनल होता है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका कि इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वी ऑब्टेन विच हार्डेस्ट स्ट्रक्चर, शायद ये हीट ट्रीटमेंट होगी, मार्टेम्परिंग ऐसा कुछ दे रखा होगा। मार्टेम्परिंग से अपने को क्या मिलता है, मार्टेनसाइट। इसमें क्या करते हैं अपन, एकदम डायरेक्ट क्वेंच, मतलब जब क्वेंचिंग करते हैं अपन तो स्टेप क्वेंचिंग करते हैं। तो जो भी गामा होता है आपका ऑस्टेनाइट होता है, ऑस्टेनाइट को मार्टेनसाइट जहाँ से स्टार्ट होता है बनना, उससे थोड़ा सा ऊपर क्या करते हैं, 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो ट्रिपल टी डायग्राम पे रहता है हमारा, उससे अपन ठंडा करते हैं, क्वेंच करते हैं, तब ऑयल में या जो भी आपका सॉल्ट मीडियम है उसमें क्वेंच करते हैं। तो फिर उसके बाद में उसको थोड़ी देर वहाँ पे होल्ड करते हैं, जब मार्टेनसाइट स्टार्ट टेम्परेचर आता है उससे पहले उसको थोड़ी देर होल्ड करते हैं, जिससे कि क्या है कि पूरा स्ट्रक्चर एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बन पाए, कोर और आपका जो सरफेस एरिया वाला है, जो सरफेस है। फिर उसके बाद में उसको मार्टेनसाइट स्टार्ट टेम्परेचर और मार्टेनसाइट फिनिश टेम्परेचर पे लेके जाते हैं। तो इस तरह से सबसे हार्डेस्ट सरफेस मिल पाती है हमारे को। और ये होल्डिंग इस वजह से करते हैं कि अपने को पर्लाइट, बेनाइट या आपका जो भी अदर प्रोडक्ट्स हैं वो ना मिले। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से इसकी क्वेंचिंग की जाती है। तो मार्टेनसाइट हमारा सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। COP ऑफ हीट पंप कैलकुलेट करना था। हीट पंप क्या होता है कि भाई आपका लोअर टेम्परेचर से आपने हीट ली और हाइयर टेम्परेचर पे आप हीट रिजेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपका जैसे ये T2 है, ये T हायर भी बोल सकते हैं, या T लोअर से आपने हीट ली और आपको हीट वर्क इनपुट की भी ज़रूरत रहेगी यहाँ पे। तो आपका जो डिज़ायर्ड इफेक्ट रहता है, क्योंकि COP क्या लिखते हैं हम, डिज़ायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट कितना दिया आपने। ठीक है, तो जो डिज़ायर्ड इफेक्ट है, डिज़ायर्ड इफेक्ट आपका हायर टेम्परेचर वाला होता है, T हायर वाला हीट पंप के लिए, और T लोअर वाला कौन सा होता है, वो आपके रेफ्रिजरेटर के लिए होता है। तो COP अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं हीट पंप के लिए, T हायर मतलब T2 बोलें अपॉन T हायर माइनस T लोअर। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते थे। आपको टेम्परेचर दिए होंगे, टेम्परेचर आपको केल्विन में रखने हैं। ठीक है, डिफरेंस में ज़रूर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको टेम्परेचर केल्विन में रखना पड़ेगा। इससे आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 था आपका
ए 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन हैज़ बोर ऑफ 15 सेंटीमीटर, स्टॉक लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, 4 सिलेंडर दे रखे हैं आपको, और क्लियरेंस वॉल्यूम इसका दे रखा है आपको 8225 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका कंप्रेशन रेशियो कैलकुलेट करना है। कंप्रेशन रेशियो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जैसे कि ये शायद पेट्रोल इंजन है तो ऑटो साइकिल पे काम करेगा, इस तरह से होता है। ऑटो साइकिल आपका 1 2 3 4, ठीक है, 1 से 2 आपका हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया, और 2 से 3 आपका आइसेंट्रोपिक नहीं आइसोकोरिक, या मतलब सेम वॉल्यूम पे कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है यहाँ पे आपका। 3 से 4 होता है आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 4 to 1 आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है, ठीक है। इस तरह से ही आपका ऑटो साइकिल चलता है। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, जैसे ये आपकी चीज़ होती है, आपकी क्लियरेंस वॉल्यूम हो गई, और जो ये वाला पार्ट हो गया आपका, ये आपका स्वेप्ट वॉल्यूम हो गया। तो जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो होता है कि कंप्रेशन के बिफोर आपका कितना वॉल्यूम था डिवाइडेड बाय कंप्रेशन के बाद में आपका कितना वॉल्यूम हो गया, मतलब एक तरह से बोलेंगे जाए तो ज़्यादा बटा कम। तो V1 अगर अपन इस डायग्राम से देखें तो V1 हो गया 1 है यहाँ का बताना है, तो VC प्लस VS करना पड़ेगा अपने को। सिमिलरली V2 के लिए क्या होगा, 2 के लिए कितना वॉल्यूम है यहाँ पे, ठीक है। PV डायग्राम था शायद वो ना, हाँ PV डायग्राम था, मैंने गलती से TS डायग्राम बता दिया उसको, PV डायग्राम है वो, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो V2 क्या हो जाएगा, VC के बराबर हो जाएगा। तो VC प्लस VS डिवाइडेड बाई VC, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। VC बाई VS को वैसे क्लियरेंस भी बोलते हैं, C जिसको लिखा जाता है, तो एक तरह से 1 + 1/C कैलकुलेट करना है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी थी कि आपको क्लियरेंस वॉल्यूम टोटल दे रखा है 8225 सेंटीमीटर क्यूब, आपको स्वेप्ट वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। 4 सिलेंडर है तो 4 × 1 सिलेंडर का वॉल्यूम π/4 d²L, या तो ये कर लीजिए, या क्लियरेंस वॉल्यूम आपको ज़्यादा दे रखा है क्योंकि आप VS अगर 1 सिलेंडर का कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्लियरेंस वॉल्यूम ज़्यादा है, तो मतलब ये 4 सिलेंडर का आपको क्लियरेंस वॉल्यूम दे रखा है, तो या तो ये कर लीजिए 8225 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो जो भी आपको मिल जाएगा एक वॉल्यूम मिल गया आपको क्लियरेंस। और आप स्वेप्ट वॉल्यूम तब क्या कर लीजिए, 1 सिलेंडर का निकाल लीजिए और फिर उससे कैलकुलेट कर लीजिए। या सीधा सा तरीका क्या है, आपको क्लियरेंस वॉल्यूम 4 सिलेंडर का दे रखा है, 4 सिलेंडर का ही आप स्वेप्ट वॉल्यूम निकाल लो। 4 तो आपको बोर दे रखा है, बोर मतलब आपका डाया होता है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर 30, ये आ गया वैल्यू 21205। और कंप्रेशन रेशियो आप वैल्यू रख दी आपने, तो अराउंड आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, तो 3.578 आ रहा था, ये अराउंड आ जाएगा 3.6 के। ये आपका RCDF में भी पूछा गया था। RCDF के आपका AM का पेपर होता है, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग का, उसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था विदाउट अल्टरिंग एनी डेटा, ठीक है। तो 3.6 के अराउंड आपका आंसर आ गया होगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था कि ऐसा कौन सा हार्डनेस टेस्टिंग है, ठीक है, मशीन जिसमें 136 डिग्री का डायमंड पिरामिड इंडेंटर की तरह यूज़ करते हैं। हार्डनेस का टेस्टिंग है, तो ये टेस्ट होता है आपका विकर्स का हार्डनेस टेस्ट, ठीक है, उसमें 136 डिग्री का आपका डायमंड पिरामिड काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, उसमें हीट रिजेक्ट किसको होती है, तो आपके 2 चीज़ों में होती है। एब्जॉर्बर में क्या होता है, NH3 + H2O। अगर अपन अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करें तो जब मिक्स होते हैं तो क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है। तो हीट रिजेक्शन एब्जॉर्बर में होता है आपका, जब जहाँ पे भी ये दोनों एब्जॉर्ब होते हैं, प्लस कंडेंसर का आपको पता ही है, कंडेंसर में आपका हीट रिजेक्शन होता ही है। तो शायद जो 5 ऑप्शन बनाए गए थे उसमें क्या था, कंडेंसर को गायब कर रखा था, या कंडेंसर को जहाँ पे भी दे रखा था, कंडेंसर को या तो एवापोरेटर के साथ दे रखा था, या कंडेंसर को एनालाइज़र के साथ दे रखा था, इस तरह से दे रखा था, और केवल एब्जॉर्बर दे रखा था एक ही ऑप्शन में। तो एब्जॉर्बर वाला सही हो जाएगा आपका, ठीक है, जहाँ तक मेरे को कैंडिडेट्स ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, क्वेश्चन नंबर 13 था कार्नोट इंजन का आउटपुट बताना था। टेम्परेचर सेम, मतलब आपका जो T2 है, यानी कि जो आपका लोअर साइड का होता है, अगर हीट इंजन बनाए अपन, जैसे यहाँ से आपका T1 हायर जो सोर्स है, सोर्स से आपकी हीट इनपुट हुई यहाँ पे Q1, ये Q2, और आपका जो सिंक है उसका टेम्परेचर T2 है, इसको सेम रख रहे हैं। T1 में कुछ चेंज किया होगा, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना था कि आपका
हीट जो जो आउटपुट है इंजन का, वर्क आउटपुट, उसमें क्या चेंजेस हुआ है या क्या हुआ है वो चीज़ कैलकुलेट करनी थी। तो आपको पता है कि आप Q1 माइनस Q2 इस तरह से लिख सकते हैं, Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्टेड। T2 को सेम रखा है और Q प्रोपोर्शनल T होता है, तो या तो एफिशिएंसी कुछ कैलकुलेट करके कर सकते थे 1 माइनस T2 बाई T1, या जैसे भी आपको दे रखा था, ठीक है। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना था इसको, एफिशिएंसी के टर्म में कर लो या जो भी आपको डेटा दे रखा था। Q1 दे रखा था तो आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते थे Q2 को चेंज करके या इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें इलास्टिसिटी मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस के बीच में वो पूछा था रिलेशनशिप। तो सीधा सा फॉर्मूला होता है, ई क्या होता है ये याद भी रखते हैं लोग, 9 kg अपॉन 3K प्लस C। तो इसको सीधा सीधा याद करने का तरीका, ई अपना इलास्टिसिटी मॉडुलस है, के बल्क मॉडुलस, जी शेयर मॉडुलस। 9 kg मतलब 9 किलोग्राम, इस तरह से याद रख लो, बटा 3 kg, 9 kg बटा 3 kg, इस तरह से याद रखना। बस 3 की पोजीशन जी के साथ मत कर देना, 9 kg बटा 3 kg, बस बीच में क्या करना 3 kg लिख, क्योंकि कट जाएगा फिर तो 3 ही आ जाएगा, इसलिए बीच में प्लस आ जाएगा नीचे, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कैलकुलेशन करनी थी, कोई शायद VCRS साइकिल का क्वेश्चन होगा, उसमें आपको रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी फाइंड आउट करनी थी। TS डायग्राम हो गया आपका इस तरह से, अपने को पता है ये 1 2 3 4, आपका 4 to 1 क्या है, आपका एवापोरेटर होता है। यहीं पे आपको क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको कैलकुलेट कर लिया होगा, क्योंकि H3 बराबर H4, 2 3 इस तरह से डाटा दे रखा हो। मास फ्लो रेट आपको दी हुई होगी, तो जो भी आपका H1 माइनस H4 निकले, आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकल जाए, उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे मास फ्लो रेट से, तो आपकी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 था आपका एक्सियल फ्लो टरबाइन से रिलेटेड, कि एक्सियल फ्लो टरबाइन कौन सा होता है। तो एक्सियल फ्लो टरबाइन 2 ही टरबाइन होते हैं, कापलान और प्रोपेलर टरबाइन। तो एक्सियल फ्लो में क्या होता है, जो भी आपका फ्लो आता है, मतलब जो भी आपका फ्लूइड आता है, वो एंट्री उसकी किसी भी तरीके से हो, लेकिन जो वो शाफ्ट की जो एक्सिस है उसके पैरेलल मूव करता है, ठीक है, तभी उसको एक्सियल फ्लो बोलते हैं। रेडियल फ्लो क्या होता है कि जो भी आपकी एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर मूव करता है। बस यही बेसिक अंतर है, ये ध्यान रखना कि फ्लो आपका है वो शाफ्ट की एक्सिस के पैरेलल हो रहा है तो एक्सियल फ्लो हो जाएगा, और परपेंडिकुलर हो रहा है तो रेडियल फ्लो हो जाएगा। और एक्सियल फ्लो के कौन एग्जांपल है, कापलान और प्रोपेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन के टाइप क्या होते हैं, डिलेवल, रेटेव, कर्टिस, पार्सन, ठीक है। अब कुछ तो होते हैं आपके जो नॉर्मल इम्पल्स टरबाइन होते हैं, जैसे इम्पल्स टरबाइन, बेसिक इम्पल्स टरबाइन डिलेवल है। रेटेव और कर्टिस ये प्रेशर कंपाउंडिंग करते हैं, जो आपकी जो ज़्यादा RPM होते हैं उसको एक लिमिट में लाते हैं 3000 RPM में। और कर्टिस आपका वेलोसिटी कंपाउंडेड है। पार्सन आपका 50% रिएक्शन टरबाइन है। एक हीरो टरबाइन भी होता है 100% रिएक्शन टरबाइन। तो जो भी इनमें से ऑप्शन नहीं मिला होगा वो आपका स्टीम टरबाइन का टाइप हो गया होगा, नॉट ए टाइप ऑफ स्टीम टरबाइन हो गया होगा, ठीक है। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा कि ये कौन सा प्रेशर कंपाउंडेड है, कौन सा वेलोसिटी कंपाउंडेड है। तो उसको याद करने का एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे याद रखा करो, DMRC, ठीक है। एम कोई भी नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। डी आपका डिलेवल टरबाइन हो गया, डिलेवल टरबाइन से कोई लेना देना नहीं है। आर और सी, तो आप PV डायग्राम पढ़ते हैं, तो प्रेशर कंपाउंडिंग एक होती है वेलोसिटी कंपाउंडिंग, ठीक है। तो DMRC याद रखोगे तो P से क्या हो जाएगा, P बिलोंग्स टू R, R यानी कि रेटेव टरबाइन, P प्रेशर कंपाउंडिंग, V वेलोसिटी कंपाउंडिंग, ये किससे रिलेटेड है, C से। तो PV लिख लेना है, DM का कोई मतलब नहीं है, बस याद करने का तरीका है DMRC। तो R हो जाएगा आपके प्रेशर कंपाउंडिंग, V वेलोसिटी कंपाउंड, इससे कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपका, ठीक है, कर्टिस वाला और की रेटेव में कि कौन सा प्रेशर है कौन सा वेलोसिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, एयर प्रीटर किसके बीच में इंस्टॉल होता है। तो इस तरह से पोजीशन होती है आपकी, ये इकोनोमाइज़र हो गया आपका, बीच में यहाँ एयर प्रीटर जो आपकी ट्राइसेक्टर शेप में होता है, ठीक है। फ्लू गैसेस के पाथ के लिए कि प्राइमरी एयर आती है एक में, और आप सेकेंडरी एयर जाती है, और तीसरा एक सेक्शन और होता है, ठीक है। और फिर क्या होती है, चिमनी होती है आपकी। तो कहाँ कहाँ लगा है एयर प्रीटर की इंस्टॉलेशन, कहाँ है, इकोनोमाइज़र और आपकी चिमनी के बीचों बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 था कि कौन सा वाल है जिसका यूज़ किया जाता है रिवर्स ऑफ फ्लो जहाँ अलाउ नहीं होता। तो उसको नॉन रिटर्न वाल होता है,
लेकिन ऑप्शंस में चेक वाल दिया हुआ था, तो चेक वाल और नॉन रिटर्न वाल एक ही बात है, ठीक है, NRV जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, तो चेक वाल हो जाएगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 था, एग्जाम्पल ऑफ बॉयलर माउंटिंग पूछा था कि कौन सा है। तो आप बॉयलर माउंटिंग क्या होती है कि ऐसी चीज़ जो आपको बॉयलर की सेफ्टी पैरामीटर्स को कंट्रोल करने में आती है, काम में आती है। एक चीज़ होती है बॉयलर एक्सेसरीज़। एक्सेसरीज़ क्या होती है, उसमें एडिशनल फीचर्स की तरह काम करती है। जैसे कोई भी नई कार है तो उसमें फीचर्स होते हैं, तो वो फीचर्स जो बॉयलर के फीचर्स को इम्प्रूव करने के काम आती है वो तो एक्सेसरीज हो जाएगी, और जो उसको सेफ्टी पर्पज़ से बनाई गई है वो चीज़ क्या हो जाएगी, माउंटिंग, जो उस पर लगते हुए दिखते हैं। जैसे सेफ्टी वाल हो गए, स्टीम स्टॉप वाल हो गए, वेंटिंग कराने के लिए वेंट वाल होते हैं, प्रेशर गेज होता है अपना, जिससे पता लगता है कि प्रेशर कितना है, ज़्यादा तो नहीं जा रहा है, वाटर लेवल इंडिकेटर की वाटर की मात्रा कितनी है, ज़्यादा कम तो नहीं चली गई है, फीड चेक वाल होते हैं, ठीक है, फ्यूजिबल प्लग होता है जो कि खुद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जब ज़्यादा वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है तो, ठीक है। तो ये बॉयलर माउंटिंग के टाइप थे, तो इनमें से कोई ऑप्शन दिखा होगा तो आपको वही टिक करना था। तो ठीक है, इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, थोड़ा डिटेल डिस्कशन हो गया है 20 क्वेश्चंस का आपका, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि आपने क्या क्या क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर किए हैं। और अगर मैंने कोई क्वेश्चन, ये भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत मेरे को मिला है, तो आप एग्जैक्ट क्वेश्चन आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जिस तरह से भी आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन था जो जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया था। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपका एनालाइज करने में कि आपने कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं इनमें से 20 क्वेश्चंस में से। बाकी इसका बाकी 2 पार्ट भी आ जाएंगे जिसमें आपकी जल्दी वो भी जिसमें आपके बाकी 40 क्वेश्चंस कवर रहेंगे, जिससे आप अपना एनालिसिस और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, आपको टाइम टू टाइम कंटेंट मिलता रहेगा। और बाकी और भी वीडियोज़ है, काफ़ी लोगों ने JEN प्रोफाइल, EN प्रोफाइल के क्वेश्चंस पूछे थे कि क्या प्रोफाइल रहता है, वो वीडियोज़ भी आ जाएंगे। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। धन्यवाद।